हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम कृतन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब यार? एकदम बढ़िया ना? तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स तो नहीं कवर अप कर पाए हैं, बट फिर भी एक लेक्चर तो कवर अप नहीं, 2 लेक्चर हो गया ना। हाँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में तो बता ही दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है आपको। ऑलराइट, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा आज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मैं खत्म भी कर दूं। ऑलराइट, तो देखो आज के लेक्चर में तो पहली बात तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे कि यार एक्चुअली हमें करना क्या है। ऑलराइट, सोचना क्या, इसके बाद ये करेंगे एंड देन थोड़ा सा परम्यूटेशन का थ्योरी मैंने आपको बोला था बचा हुआ, वो पढ़ा दूंगा। एंड देन हम लोग कॉम्बिनेशन पे चलेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह करना होगा, करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन किसने किसने किया भाई? किसी का भी तो आंसर आया होगा, किसी ने किया या फिर नहीं? छोड़ तो नहीं दे रहे हो ना? अरे होमवर्क करना है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देना है। अच्छा ठीक है, पढ़ो तो क्या लिखा है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। देखो यहाँ पर ना तो एटलिस्ट लिखा हुआ है, एटलिस्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली का इसमें प्रयोग किया है। तो एग्जैक्टली के लिए हम लोग करेंगे क्या? दिमाग लगाएंगे कुछ। देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। हमें बोल रहे हैं भाई 100 और 1000 के बीच में ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर अगर ले लिया 101 से लेकर के 999, ऑलराइट, इनके बीच में ही कोई नंबर ऐसा होगा भाई। लेकिन ऐसा नंबर लेना है जिसमें केवल एक ही 7 हो। ऐसा ना हो कि 2 7 आ जाए, 3 7 आ जाए। नो, 7 रिपीट नहीं करना चाहिए, 7 आना चाहिए तो केवल 1 आना चाहिए। तो मुझे इतना तो पता है 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर एग्जिस्ट करेगा वो कितने डिजिट का होगा? वो 3 डिजिट का नंबर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो 3 डिजिट के नंबर होंगे। ऑलराइट, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं 3 डिजिट के नंबर है तो ठीक है, 3 स्पेसेस बना लो। तो बना लिया सर, आपने कहा बना लिया। तो मेरा मन सर, मान लीजिए 7 मैंने अगर यहां पर पुट कर दिया, मेरा मन, मुझे ये भी पता है कि भैया मैं कहां से कहां तक पुट करूंगा, 0 से लेकर के 9 तक। अगर मैं इसको लिखूं तो 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9, मैं इन्हीं में से कुछ पुट कर सकता हूं। इसके अक्रॉस में आई मीन इसके बाहर जाकर के, इसके अबव भी नहीं जा सकते, इसके बिलो भी नहीं जा सकते। ये जो लिमिटेशन है 0 से 9, वो मैंने कल ही आपको बता दिया कि क्यों लिमिटेशन है। ऑलराइट, तो मैं अगर आपसे पूछूं अगर यहां पर 7 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर या फिर यहां पर 7 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं इसको केस फर्स्ट नाम दे दूं तो लेट सपोज 7 मैंने यहां पुट कर दिया, तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं भाई? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। याद है क्या? आई होप आपको याद होगा भाई, ये चीज मैंने कई बार बता चुका है आपको। तो आप मुझे बताओ 7 पुट करना है, 7 कहां से पुट करोगे? इन्हीं में से कहीं से पुट करोगे। तो 7 पुट करने के कितने ऑप्शंस? 1 ऑप्शन। अब मैं आपसे पूछूं 7 रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी गायब हो गया। अब कितने नंबर बच गए? 0 बचा, 1 2 3 4 5 6 8 9, तो टोटल कितने बचे? 9 बचे। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है? 9। और यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है यार? दिमाग लगाओ। तो हमें बस बोला है कि 7 एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो ठीक है, 7 एग्जैक्टली अभी भी ये गायब है। और एक और चीज मैं यहाँ नहीं पुट कर सकता हूँ, वो क्या है? 0, क्योंकि 0 अगर पुट कर दिया तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना। बात समझ में आई कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बात आती है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डिवाइड का साइन है, सॉरी मल्टीप्लाई का या फिर एडिशन का साइन आएगा। तो देखो बात आती है कि अगर आपने इसको फिल कर दिया तो ऐसा तो करोगे नहीं कि भैया मैं इसको फिल करूंगा या इसको फिल करूंगा, करना तो दोनों है, तभी 3 डिजिट का नंबर बना पाओगे। यानी पहले इसको फिल करूंगा एंड देन इसको फिल करूंगा एंड देन इसको फिल करूंगा। क्योंकि मेरे मुंह से एंड देन निकल रहा है इसीलिए मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करूँ, चलो ठीक हो, तो जो आएगा आएगा। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि मैं 7 को यूनिटी पे ही क्यों रखूं? मेरा मन मैं 100 प्लेस पर भी रख 10 प्लेस पर भी रख सकता हूं, 100 प्लेस पर भी रख सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हो, सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने इसको केस फर्स्ट नाम दिया है। और यहाँ पे अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे केस सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे भी 3 स्पेस बनाओ,
बना दिया। अब 7 यहाँ नहीं, अब मैं 7 को यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, ये भैया फिक्स है, इसको आप हिला डुला नहीं सकते हो, ये भी यहाँ पर फिक्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहाँ पर 7 मुझे पुट करके कितने ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, यहाँ पर कितने ऑप्शन है भैया, 7 पुट कर लिए तो बचे कितने, 9, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही 7, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब देखो बात आती है केस थर्ड की, केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या करेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 हमने फिर बनाया। अब मेरा मन कि 7 में 10th प्लेस पे नहीं 100 प्लेस पर रखूंगा, तो अगर मैंने 7 यहाँ पे रख दिया तो फिर से इसको आप फिक्स कर दोगे, तो 7 पुट करने के कितने ऑप्शंस हैं, अरे भाई 7 पुट करने के तो एक ही ऑप्शन है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बस एक यही 7 नहीं पुट कर सकता, बाकी सब पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9, और यहाँ पर भी बस 7 नहीं पुट कर सकते हो, 0 वगैरह सब तो पुट कर ही सकते हो, तो यहाँ पर भी 9, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब वो बात अलग है भैया 7 आप यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, या तो आप ये पॉसिबिलिटी बनाओगे, या तो आप ये पॉसिबिलिटी बनाओगे, या तो आप ये पॉसिबिलिटी बनाओगे, क्योंकि आपके मुंह से या आ रहा है, इसीलिए इनके बीच में जो साइन आएगा ये केस फर्स्ट केस टू केस थर्ड में एडिशन का साइन आता है। बात समझ में आई? कितना आएगा, इसका आएगा 72, इसका भी आएगा 72, इसका आएगा 81, तो रिक्वायर्ड आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोग से पूछा है वो क्या लिख दोगे आप, 72 प्लस 72 प्लस 81, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, देख लो आप। अब उसको आप ऐड कर सकते हो, इतना तो आई होप आप कर सकते हो। तो देखो किसने किसने ये अप्रोच लगाने की कोशिश की थी, अरे भाई किसने किसने किया, किसी ने किया या फिर नहीं किया भाई, आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं बस एक बार देख लेता हूँ कि आपको सब दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। भाई बिल्कुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक और दिया था, जो मैंने आपको बोला था भाई डिस्कस मैं कर लूंगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो नोट कर लो इसे, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा टफ था नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन को यूं कर लोगे। ठीक है, फिर इरेज करता हूं मैं इसे, इरेज करूं, कर देता हूं भाई। तो हमने इस क्वेश्चन को तो इरेज कर दिया भाई। अब एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि प्रूफ वाला था, तो किसने किसने किया भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो यार, कमेंट बॉक्स में तो कम से कम बता दिया करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके का आपको दिया था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था भाई प्रूव दैट व्हाट Pn, R इज इक्वल्स टू व्हाट Pn माइनस 1, R, और यहाँ पर क्या है R इंटू Pn माइनस 1, और यहाँ पे क्या है R माइनस 1। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, किसी ने किया क्या इस क्वेश्चन को, अरे यार दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है भाई, दिखा, बिल्कुल दिखा। तो कैसे किया, हमें भैया पहले कल भी पढ़ चुके हैं कि भैया PNR से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब वही है NPR, ऑलराइट। वो थोड़ा सा नोटेशन चेंज है तो उसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, प्रूफ करना है ना, तो हमारे दिमाग में आ रहा है भैया एक काम करते हैं हम लोग RHS ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं RHS को उठाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं भाई लिखा हुआ है Pn माइनस 1, R, और क्या लिखा है भाई प्लस R इंटू P, और यहाँ पे कितना है n माइनस 1, R माइनस 1। ठीक है, इसको लिखना मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो n माइनस 1 माइनस R, और यहाँ पे क्या लगा फैक्टोरियल, प्लस R इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस दिस थिंग। अरे बात समझ में आ रही है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल भी लग जाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ पे 1 से 1 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, इतना ज्यादा स्पेस हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो n माइनस R फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हो n माइनस 1 माइनस R है ना, तो एक काम करो n माइनस R माइनस 1 लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है, दिखा, अरे चमका कि नहीं भाई।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन निकालने के लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, अगर मैं इस फैक्टोरियल से थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे तो n-1 फैक्टोरियल है ही, अपॉन n-r को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। यहाँ पर वो मैं क्या कर रहा हूँ, n-r-1, और यहाँ पे क्या लगा है फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो एज इट इज मैं वही लिख दे रहा हूँ, देख लो भाई। और मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पे दिस एम्प्लॉइज का साइन आप लगाते भी चल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक काम करता हूँ यहाँ पे भी लिख देता हूँ n-1, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल है अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल। एक काम करो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो। बात समझ में आई? एक काम करो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 के फैक्टोरियल को कॉमन ले लो। लिया क्या? तो यहाँ पे एक्चुअली बच क्या जा रहा है, 1 प्लस r अपॉन n-r। एक काम करो यहीं पे एलसीएम ले लो, n-r को यहाँ पहुंचा दो, n-r को पहले ही हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, ऐसा मान के चल सकते हो आप। n-r प्लस में r है ही अपॉन व्हाट, n-r। तो यहाँ देखो r से r कैंसिल भी कर सकते हो आप, आ क्या रहा है n अपॉन n-r। इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, क्या लिख सकते हो भाई इसको, देखो बिल्कुल आप आंसर के समीप हो। यस बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ ना, n इंटू n-1, और यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल, और ये क्या है n-r इंटू r n-, अरे देखो भाई n-r-1, और यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, वो क्या है n है n-1 है, तो उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है। अच्छी ये देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल नहीं है वो, तो उसकी जगह क्या मैं डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिख दूं, बिल्कुल n फैक्टोरियल हो गया। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n-r फैक्टोरियल। तो अब आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है भाई, n-p-r, जिसको हम क्या लिखते हैं p-n-r। तो क्वेश्चन में देखो वही प्रूफ करना था क्या अभी। देखो भाई कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, तो यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, बस थोड़ा सा इसमें बुद्धि का हमें प्रयोग करना पड़ जाता है, वो बात अलग है। अभी तो हमने रियलिटी वाला जो बुद्धि का प्रयोग होता है ना क्वेश्चन में, वो तो अभी आपने देखा ही नहीं, जिसको आज मैं आपको दिखा दूंगा कि रियलिटी में यार क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। आपके स्कूल एग्जाम्स में भी एंड अच्छी जगह पे वो काम भी आएगा। एक काम करो इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, फिर हम लोग और भी कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट जो परम्यूटेशन का बच गया है उसे मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करो इसे जल्दी से नोट करो। तो हो गया क्या भाई नोट? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसलिए मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ भाई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऑलराइट ओके, अब देखो कुछ और भी काम करना पड़ेगा हमें, वो क्या काम है ये समझो। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताना चाहता हूं। देखो जो मैंने आपको एनपीआर का फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? वो क्या बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डज इट मीन? n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है ना, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही केवल ये एप्लीकेबल था। अगर लेट अस सपोज अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ सेम है, जैसे मान लो p1 p2 मैं बोल रहा हूं आर अलाइक ऑफ वन काइंड, आर अलाइक ऑफ वन काइंड। देख लो लेट अस सपोज n, p1 का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 2, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने 1 2 3 4 4 नंबर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एक जैसे कितने हैं, तो आप मुझे तुरंत बताओगे 2। एक जैसे का मतलब इसी को मैं एक तरह से आप समझ सकते हो कि मैं उसी को p1 कह रहा हूँ। ये देखो ऐसा, एक मिनट गड़बड़ मत कर देना, एक काम करो 2 की जगह मैं 3 भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर तो कितने हैं, 4 हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक ही तरह के कितने नंबर हैं, तो 3 और 3 एक ही तरह के 2 नंबर है, इसलिए उसको मैं 2 लिख रहा हूँ। 3 और 3 कितने हैं, 2 है ना। तो वही जो काउंटिंग में 2 आ रहा है, तो ये काउंटिंग है।
तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए और मुझे बोल दिया जाए कि भैया इनको अरेंज करो आप, तो अरेंज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चीजें सिमिलैरिटी आ रही हैं। 3 3 दो बार आ गया, लेकिन ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था ओनली फॉर डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। लिख लो, ओनली फॉर डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। लिख लो भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा अभी। अभी देखना हम लोग क्या करेंगे कि इतना मतलब शानदार इक्वेशन आ जाता है कि आप मजा आ जाएगा। बस एक बार आप समझ लो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। नोट कर लिया क्या आपने? आई होप आपने नोट कर लिया। तो इसके लिए मैं एक थ्योरी पार्ट आपके सामने मैं लिखना भी चाहूंगा, तो मैं लिखता हूं और आप भी मेरे साथ लिखो। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज P plus Q plus R objects out of P1 are alike of one kind, इस तरीके से लिख सकते हो, एंड P2 are alike of second kind। P1 और P2 का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था 2, 3, 3, 4 है। अगर आपको इसको अरेंज करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर कितने हैं, तो 4 है भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के हैं। वन का अलाइक ऑफ वन काइंड का मतलब क्या होता है? एक ही तरह के। तो एक ही तरह के कितने नंबर है? तो भैया 2 नंबर है, तो उसी को मैं P1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वहां पे P1 कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो वो क्या है, ये P1 कुछ नहीं है, वो काउंटिंग है। काउंटिंग हम लोग किए हैं कि भैया इतने ऐसे हैं जो क्या है, सेम है, तो उनके लिए परम्यूटेशन क्या है। तो अगर मुझे ये चीज नहीं पता होता, मतलब ये चीज अगर नहीं होता कि भैया कुछ, जैसे कि मैं अगर आपको ये बोलता कि लेट अस सपोज यहाँ पर 5 अगर दिया होता, तब आप इसका आंसर मुझे क्या बताते? टोटल ये 4 हैं, चारों को अरेंज करना है तो 4p4 होगा, बता देते आप। और इसका आंसर भी क्या आ जाता? 4 फैक्टोरियल आ जाता। ठीक है, तो मान लो वही कंडीशन अगर मैं इसमें भी लूं, चलो सपोज ये P1 P2 अगर अलाइक नहीं है, अगर मुझे ये चीज नहीं पता होता, तो मैं क्या लिखता? तो मैं डायरेक्टली लिख देता ना भाई कि भैया P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल लिख देता ना, जैसे कि इसमें मैंने किया। अगर ऐसा कुछ दिया होता तब तो मैं 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दिया होता, वैसे ही कुछ इसमें भी कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे पता चला कि P1 अगर एक तरह के हैं, P2 अगर एक तरह के हैं, तब मैं क्या करूंगा? तब एक्चुअली मैं करूंगा क्या यार? तो मैं करूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है मैं केवल उन्हीं नंबर्स को अरेंज कर सकता हूं जो कि डिस्टिंक्ट है। तो जो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, अगर मैं उसको हटा दूं, तो ये मेरा जो एनपीआर वाला फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रिपीट हो रहे हैं उसको मैं हटा दूं, तो ये क्योंकि क्या है, फैक्टोरियल है, तो ये मल्टीप्लाई वाला चीज है, तो इसमें हमें डिवाइड करके उन चीजों को हटाना पड़ेगा जो एक तरह के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। अगर यहाँ पर P2 ऐसा नहीं लिखा होता तो केवल P1 लिखते, लेकिन अगर तब जब P2 नहीं लिखा होता, लेकिन क्योंकि P2 भी लिखा है तो P2 फैक्टोरियल आपको करना पड़ जाता है। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गया है ये मेरी बात। तो एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट कर लो। मैंने बोला नंबर ऑफ वेज टू अरेंज P plus Q plus R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ P1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, P2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। तो मुझे पता है भाई ये जो फॉर्मूला एनपीआर का है वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ चीजें क्या हो रही है, रिपीट कर रही है, वो कौन सी चीजें हैं? P1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, P2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड। तो जो एक जैसे हैं उसको अगर मैं हटा दूं तो मैंने क्या किया, उन्हीं से क्या कर दिया, उसको डिवाइड दे दिया। तो कोई सर फैक्टोरियल क्यों लगा? क्योंकि यार यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे कई बार लिखा हुआ है,
तो क्या होगा, तो इसलिए हमें P1 फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया और P2 फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया। आई होप आप समझ चुके हो, अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर इस पे बेस्ड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप तुरंत समझ जाओगे कि यार कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इस पे नहीं बनते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा ही देता हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन हाउ मैनी 3-digit number can be formed by using the digits, by using the digits 1, 2 and 2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 and 2। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें ध्यान से, तो 2 और 2 दो बार लिखा हुआ है और मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो मुझे पता है भाई 3 चीजें हमारे पास हैं, 3 चीजें हैं और तीनों को अरेंज करोगे तभी जाकर के 3 डिजिट का नंबर बनेगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला जो है वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे 2 और 2 मतलब 2 और 2 दो बार दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड दे देते हैं। और ये 3 को आप क्या लिखते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नोट कर लो इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे ये। तो इस पे भी और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जल्दी से नोट करो, और भी कुछ बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो और क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मुंबई। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो एक काम करो इसे जल्दी से, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए आपके सामने मैं वो क्वेश्चन रखता हूं, क्या वहां पे बोला क्या गया था। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग the letter of the word Mumbai। मुंबई घूमने जाना है क्या भाई? अरे चलो घूम के आते हैं भाई। अरे इसमें घूम लेते हैं, असलियत का नहीं। पढ़ाई कौन करेगा जब घूमेंगे हम लोग तो। अच्छा ठीक है, देखो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मुंबई। मुंबई हमारे सामने दिया हुआ है, तो एक काम करो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना तो मुंबई को एक जगह साइड में लिख लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर क्या करो, मुंबई को हमने एक साइड में लिख लिया। मुझे यहाँ बोला जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इस वर्ड में जो भी लेटर है इसको रीअरेंज करके कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, तो वो कितने वर्ड्स बनेंगे वही हमें बताना है। तो मैंने गिना यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। 6 वर्ड का इस्तेमाल करके 6 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करके क्या करना है, वर्ड्स बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल केवल किसके लिए है, वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर m और m दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ये तो 6 फैक्टोरियल है ही अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं 6 × 5 × 4 × 3 लिख सकता हूँ। इसको आप कैलकुलेट करके आप आंसर अपना लिख लेना। देख लो भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, देख लो आप। मैं काम करता हूँ इसे इरेज करता हूँ, और भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, काम करता हूँ वो भी करा देता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इलाहाबाद। भाई यहाँ पे बस मुंबई की जगह इलाहाबाद आ गया। लेट अस सपोज मैं यहाँ बोल रहा हूँ इलाहाबाद। कैसे करोगे भाई, तो एक काम करो, फिर से कुछ वैसा ही हम लोग स्टेप्स लेंगे। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, देखो तो जरा, फिर से मैं एक काम करूंगा भैया, इलाहाबाद यहाँ पे लिख लो बड़े से, इलाहाबाद। मुंबई से घूम के आ गया, इलाहाबाद चलेंगे क्यों?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। एक बार और गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है भाई, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है। तो 9 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मुझे क्या करना है, 9 को अरेंज करना है। तो मैं ये देख लेता हूँ कुछ चीजें रिपीट तो नहीं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा एल एल 2 बार लिखा हुआ है, तो तुरंत मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने देखा ए 4 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से आप करोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद तो आप कैलकुलेट करना जानते ही हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, तो इन सब क्वेश्चन को तुम फोड़ दोगे, समझ रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर और भी कुछ हम एक क्वेश्चन में इंटरेस्टेड थोड़ा लाया हूँ, बट फिर भी अगर टाइम मिला तो उसे करा दूंगा। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहता हूँ बता दूं, अदरवाइज हमारे पास टाइम कम है क्योंकि, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक काम करो, थोड़ा हेडिंग डाल दो कॉम्बिनेशन, हेडिंग डाल दो कॉम्बिनेशन। अगर टाइम बचा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा यार कि मतलब वो क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन तो और भी मैं लाया था परम्यूटेशन के। देखो कॉम्बिनेशन है क्या, ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें क्या है ना, सिलेक्शन। हमें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें हमें r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था। तो अब जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन हमें यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, हमें जो यहाँ पर बोला जा रहा है सिलेक्शन की बात बोला जा रहा है, ना कि अरेंजमेंट की। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct available objects, available objects। देख लो भाई क्या लिखा हूं, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। आपके पास n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो r को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यही क्या है, डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन का। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है इसको हम रिप्रेजेंट तो करते हैं NCR से। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको एक एग्जांपल से डिराइव करना चाहता हूं, तो ठीक है, फिर वो एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। अगर मैं एग्जांपल आपके सामने दूं, हाउ मैनी ways to select 2 boys out of 4 boys। यहां बोला जा रहा है हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 4 बॉयज। तो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं, लेट सपोज ये क्या है, जो बॉय है उसको मैं एक ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी है और ये डी है, ठीक है। ये बॉयज है, क्या है, ये बॉयज है। तो मुझे भैया क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो एक्चुअली मैं करूंगा क्या, तो ए और बी, या तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। मेरा मन में आएगा तो बी को नहीं करके ए और सी को कर सकता हूँ, मेरा सी को मन नहीं करेगा तो ए और डी को कर सकता हूँ। अगर मेरा मन करेगा भैया कि ए को हमें लेना ही नहीं है, ए को मैं लेना ही नहीं चाहता, तो मैं ये करूंगा कि भैया मैं बी सी ले लूंगा। तो मेरा मन में भैया मैं सी नहीं लेना चाहता, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई बी डी ले लो। फिर मेरा मन आएगा नहीं भैया हमें बी लेना ही नहीं है, तो हम करेंगे भैया एक काम करो सी डी ले लो। आप क्या ले लो, सी डी ले लो। तो इससे ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, इससे ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अरेंजमेंट का भी कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ या तो भैया मैं ए और बी को एक साथ रख सकता हूँ, या तो ए और सी, मतलब इसमें मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं तभी तो ये चेंज कर पा रहा हूँ, ए बी को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ए सी को मेरा मन चाहेगा तो ए डी को, तो इसमें मैंने अरेंजमेंट किया है, तभी जाकर के मैं इतने सारी चीजें कुछ लिख पाया हूँ। बट अरेंजमेंट करने से पहले आपने सिलेक्ट किया होगा ना
एक ए को लूँ या बी को लूँ। जैसे कि आप कोई बड़ा डिसीजन जब आपको फैमिली में लिया जाता है तो आपने फैमिली में पूरा सब लोग सोचते होंगे कि यार क्या करें क्या करें, पहले सोचने के बाद ही तो कुछ करते हो। तो लेट्स सपोज वो जो सोचना है ना वो क्या है, वो सिलेक्शन है। तो हम लोग ये पहले सोच रहे हैं कि कौन सा सिलेक्ट करें, ये कि ये, तो इसको सिलेक्शन कहते हो। और ये है आपका एक तरह से कह सकते हो अरेंजमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। अच्छा, तो हमें आंसर पता चल गया भाई 6, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें अरेंजमेंट का भी कंसेप्ट आया है। तो एक काम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना अरेंजमेंट और सिलेक्शन का कंसेप्ट एक ही है, तो थोड़ा लगाते हैं वो फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं कि काम करो, कितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, तो एक काम करो भाई, कितने को सिलेक्ट करना है, मतलब 2 को आपने अरेंज कर रहे हो, किसी 2 को ही तो अरेंज करो, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को, तो ये तो हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसको जरा सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 12। लेकिन इस फॉर्मूले से तो आ रहा है 12, लेकिन हमारा जो आंसर अपने दिमाग से किया उससे आ रहा है 6। और हमें इसमें श्योरिटी हो चुकी है कि इसके बाद तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में आया कुछ तो ऐसा इसमें करना पड़ेगा जिससे कि क्या हो जाए, ये 6 में बन जाए। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये 6 बन जाए। इतना तो पक्का है कि अरेंजमेंट हुआ है, तो अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया। फिर हमने ये भी देखा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, तो सिलेक्शन भी तो किया, तो सिलेक्शन के भी कुछ करना पड़ा होगा, क्योंकि हमने जब सिलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन 6 आ रहे थे, बल्कि जब हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो 12 आ रहा है। तो ऐसा हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में ये आ रहा है बच्चों कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूं तो इसका आंसर 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन 2 के बारे में हमें कुछ उतना जानकारी है नहीं, तो एक काम कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूं। तो 2 इंटू 1 को और मैं क्या लिख सकता हूं, 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूं। और इस 2 फैक्टोरियल के बारे में मुझे जानकारी है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है ना। ये 2 लोग को सिलेक्ट करना है, तो 2 फैक्टोरियल अगर नीचे आ रहा है तो कुछ कमी नहीं है, तो कुछ अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से दिमाग में आ रहा है अच्छा ऐसा है भाई, चलो ठीक है। तो सर आप यही कहना चाहते हो, अब जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इसी तरीके से ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है यहाँ से, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं NCR से, NPR अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या है यार, इसका मतलब क्या है, n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, r को सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कितने अवेलेबल थे, 4, जिसमें सिलेक्ट कितने को कर रहे थे, 2 को। तो 4 और 2 तो हमने लिखा था 4p2, चलो ठीक है, 4 थे, 2 सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे n थे, r को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अरेंज कर लिया। और उसके बाद हमने 2 फैक्टोरियल लगाया था, क्यों, क्योंकि 2 को हमें सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर हमें r को सिलेक्ट करना है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर r फैक्टोरियल लगा देंगे। तो जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना, तो रियलिटी में जो इसका फॉर्मूला बन करके आता है NCR का, तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इनटू में r फैक्टोरियल है ही। तो ये एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस मैंने आज कर दिया, जो क्या है NCR। अगर किसी को प्रूफ नहीं भी समझ आया तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ से नहीं, हमें इस फॉर्मूले से लेना देना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि यार ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझाने का बहुत ही बहुत अच्छा तरीका है। तो आई होप आप समझ गए होगे। तो एक काम करो, मैं देखता हूँ आपको समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं। भाई बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस कर लेंगे या फिर कुछ और करते हैं, इस पे बेस भी कर लेते हैं। कल मैं क्या करूंगा, परम्यूटेशन का क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि आज मैं कराने वाला था। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, कम से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का थोड़ा प्रॉपर्टी है वो बता दूं आपको। नोट कर लिया क्या, नोट हो गया होगा, आई होप सो। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो बस NCR का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखो भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर आपको दिक्कत होता है इसको रखने में, तो आप एक काम कर सकते हो भैया, NPR अपॉन व्हाट, r फैक्टोरियल, ये कर सकते हो। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये है ना
कि जो NCR आता है वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, हमेशा हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। और हमने ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाइनोमियल में पढ़ा हुआ है हमने, वो क्या है NC0 इज इक्वल्स टू NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने ये तब आपको रटवा दिया था ना शायद, हाँ, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये मैंने आपको रटवा दिया था ना, अभी तो प्रूफ करा दिया, अभी तो सुकून है ना, अरे सुकून है भाई, आई होप सुकून होगा। देख लो भाई, तो ये हमने बता दिया था कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो कुछ इस तरीके का है, NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, याद है क्या भाई, और प्रूफ भी करा दिया था। अब यहाँ पे प्रूफ मत कराना भाई, अगर आपको करने का मन करेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, अगर लेट अस सपोज कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए NCR इज इक्वल टू NCP, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर आपस में बराबर है, तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब R P के बराबर हो जाए। तो इस पे कंडीशंस कुछ हमें याद रखना पड़ता है, तो वो आप भी याद रख लो आज से, वो क्या कंडीशंस है। इसमें कंडीशन ये है, या तो भैया R जो है वो P के बराबर हो जाए, याद रख लो, या तो ये चीज आप रट लो R प्लस P की जो वैल्यू वो N के बराबर हो जाए। दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कोई भी अगर हो जाता है ना, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो जाकर के ये आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, नोट कर लिया। और एक और फॉर्मूला जो कि मैंने आपको प्रूफ कराया था बाइनोमियल नहीं परम्यूटेशन में ही लास्ट लेक्चर में, सॉरी हाँ बाइनोमियल में ही लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करा दिया था, उसमें क्या बताया था NCR प्लस NCR माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो n प्लस 1 CR होती है, n प्लस 1 CR। एक मिनट इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से हमें, n प्लस 1 CR, अरे भाई क्या हो रहा है, n प्लस 1 CR, देख लो ये प्रूफ करा दिया था यार लास्ट लेक्चर में, बहुत बड़ा प्रूफ किया था हमने, याद है। आप भी कर सकते हो, इसको लोगे, इसको लेके चलना, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। और जो सिक्स प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। मैंने ये आपको प्रूफ नहीं कराया था, इस नाते मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर दे क्या भाई, कर दे, ठीक है भाई कर देते हैं, यहीं पे प्रूफ कर देता हूं। देखो ये LHS मैं लेकर के चल रहा हूं, NCR है ना, तो NCR को क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू व्हाट, r फैक्टोरियल। अरे भाई याद है r फैक्टोरियल, नहीं याद है क्या, आई होप तो याद जरूर होगा, याद है। देखो कैसे कर सकते हो यार, मुझे यहाँ पर n बाई r लाना है, तो मैं तभी ला पाऊंगा जब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं। अगर मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दूं और यहां पर क्या लिख दूं n माइनस आर, तो n माइनस आर ही लिख दो, और यहां पर r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखो, इंटू ये तो n माइनस आर फैक्टोरियल है ही, देख लो एक बारी। तो यहाँ देखो n बाई आर आ गया ना, जो कि हमें चाहिए था। तो चलो ठीक है, इस n बाई आर को यहाँ पर किनारे रखो। तो अब मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके का आ रहा है कि चलो ठीक है n माइनस 1 दिख गया, अगर इसमें मैं एक 1 प्लस कर दूं, एक 1 माइनस कर दूं, तो कोई बुराई है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्लेस पर मैं एक 1 प्लस कर दे रहा हूँ। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट r माइनस 1, और यहाँ पर क्या है भाई फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल। तो एक 1 माइनस कर दिया, एक 1 प्लस कर दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ जाएगा, आई होप सो, हाँ कुछ नहीं इरेज करना पड़ सकता है शायद, ये बस ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग लगा कुछ कर दूंगा। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना n बाई आर, इसको एग्जैक्टली वही लिख दो, ऑलराइट, और उसको भी एग्जैक्टली वही लिखो n माइनस 1, और यहाँ पर है फैक्टोरियल अपॉन
r माइनस वन, और यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ये जो माइनस है ना, माइनस को कॉमन ले लूँ तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो n माइनस वन तो ये है माइनस, तो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी r माइनस वन आ जाएगा क्या? अरे भाई देख लो, समझ लो, और यहाँ पे तो फैक्टोरियल लगा ही हुआ है। तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा सर, जाना पहचाना लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो भाई, मन की आंखों से देखो, ये क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस r माइनस वन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो n बाई आर इंटू वॉट, ये तो यही लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन। एक काम करो, इसको आप एक्सपांड भी करके देख लो, यही आ जाएगा। ये जो चीज मैंने लिख दिया ना, इसको थोड़ा सा ओपन करो, देखो कैसे करोगे। दिस फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस फैक्टोरियल इनटू दिस फैक्टोरियल, तो वही लिखा हुआ है ना, दिस फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस फैक्टोरियल इनटू दिस फैक्टोरियल। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वो कर सकता हूं, तो जो कि मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा भी है। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। आप कहोगे सर ये जो आपने रिजल्ट बताया इसकी जरूरत क्या है, क्यों फालतू में आप हमसे याद करा रहे हो? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इस रिजल्ट को याद रख लिया ना, तो इतना इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। डू यू नो, आप सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूं, इरेज करता हूं मैं इसे। एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग कराता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस सपोज 100 C 98, बताओ तो जरा क्या आएगा भाई, कैसे करोगे? तो आप दिमाग लगाओगे, सर 100 फैक्टोरियल आता है अपॉन व्हाट 100 माइनस दिस 2 फैक्टोरियल इनटू व्हाट 98 फैक्टोरियल। तुम तो यही करोगे ना, यही करोगे ना। तो अब आप कहोगे हाँ सर यही करूंगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल कर दूंगा सर, इस चीज से कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो। कुछ चीजें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगी जो आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, नहीं कर पाओगे कई जगह। तो उस जगह हमारे पास ये ट्रिक काम आ जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं 100 अपॉन 98 इंटू वॉट, अरे भाई क्या है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये NCR है ना, तो NCN माइनस आर भी तो लिख सकता हूँ ना, C2, देखो तो जरा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब इसको अगर मैं, ये भी तो वही चीज है, अरे यार याद है, अभी तो मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो वही तो लिख दिया, NCR है तो NC दिस माइनस दिस, वही तो हो गया अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 99 C1, देखो तो जरा। और इसको आप क्या लिख सकते हो 50, तो यहाँ पे आ रहा है 50। तो आपको मैंने एक और बताया था, NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, याद करो। नहीं याद कर पा रहे हो तो एक काम करो, इसे भी कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू व्हाट 1 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो फाइनली बच कितना गया n, तो यार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 99। तो जो चीज दो ही स्टेप में, क्या एक ही स्टेप में आ जा रहा है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई। इसको आप फिर 2 से डिवाइड करोगे 50, तो इससे अच्छा ये अप्लाई करो ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है भाई, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस किया इनटू, फिर एक एक पावर यहाँ से, एक यहाँ से घटा दो, एक यहाँ से घटा दो, तो एक यहाँ से जब घटाया तो 99, एक यहाँ से घटाया तो C1, और NC1 की वैल्यू मुझे पता है n होती है। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हो, बिल्कुल। ऑलराइट, एक काम करो, इसे नोट कर लो, बहुत ही अच्छा सेशन आई होप सो आज का रहा, आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। तो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन जो कि है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको वो होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में दे दूं क्या भाई, होमवर्क में ही दे देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक काम कर लो, नोट कर लो, कल के लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ये परम्यूटेशन का, परम्यूटेशन के लिए है, ये कॉम्बिनेशन वाला नहीं है,
जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये परम्यूटेशन से ही हो जाएगा। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय rearranging letters of word table and arrange alphabetically. Then what is the position of the word table? Then what is the position of the word table? देख लो एक बार भाई, एक बार इसको पढ़ लो, करके लाना क्वेश्चन। अगर आपका आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, इन सारे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो करना है वो कर लो, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो यहीं पर खत्म करना पड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ तो नहीं देख पाए, बट फिर भी कॉम्बिनेशन हमने लगभग खत्म कर दिया। तो जो चीज बचा रहेगा वो चीज मैं आपको कल के लेक्चर में जरूर बता दूंगा। वैसे क्वेश्चन तो आज मैं बहुत ज्यादा लाया था परम्यूटेशन के, बट टाइम उतना कम हो गया इसलिए नहीं बता पाया, बट कोई नहीं, कल के लेक्चर में जरूर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो एक दो और लेक्चर लगेंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खत्म करूं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स में, कुछ भी करेंगे। तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।